नमस्कार मित्रों, वापस से स्वागत है आपका। हम लोग वाक्य रचना के बारे में बात कर रहे थे और वाक्य रचना हमारे इस रीट के सिलेबस में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, वाक्य रचना के बारे में हमने जो चर्चा की उसमें हम लोग बढ़ते हुए इस क्रम में आ गए थे कि वाक्य का जो स्वरूप होगा, वाक्य का जो कह लीजिए कि पदों का स्थान होगा वह क्या होगा। और जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको बता भी दिया था कि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया यह रूप रहने वाला है। इस रूप का मतलब क्या निकला? इसमें सबसे पहले कोई ना कोई कर्ता आएगा। जैसे हमने लिखा कि राम ने रावण को मारा, है ना। राम ने रावण को मारा, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर राम कर्ता है, रावण कर्म है और मारना क्रिया का प्रयोग किया गया है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमें कर्म न मिले। ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर कर्ता के तुरंत बाद में क्रिया आ जाएगी। जैसे कर्ता के तुरंत बाद में क्रिया आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि राम मुस्कुराए। राम मुस्कुराए में राम कर्ता हो गया और क्रिया मुस्कुराना क्रिया हो गया। तो कुल मिलाकर अपने को लॉजिक ये समझ में आ जाना चाहिए कि अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि कर्ता और क्रिया क्रम यही रहने वाला है। कर्म होगा तो कर्म इनके बीच में आ जाएगा। इसके अलावा भी हमें वाक्यों को लेकर कुछ चीज़ें और समझ में आनी चाहिए कि जैसे कोई संबोधन या कोई विस्मयादि बोधक शब्द हुआ तो वह सबसे पहले रखा जाएगा, मतलब वो कर्ता से भी पहले रखा जाएगा। तो एक क्रम तो ये समझ में आ जाता है अपने को। आगे बढ़ते हैं। यदि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वाक्यों के अंदर क्रम का महत्व पढ़ रहे हैं। तो किस जगह पे किस क्रम में क्या चीज़ होनी चाहिए हम वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। यदि संबोधनवाचक अथवा विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करना हो तो वह कर्ता के पूर्व आएगा। मतलब किसी को आपको संबोधन करना हो तो वो कर्ता से पहले आएगा, और कोई विस्मयादि बोधक अगर कोई चीज़ है तो वह भी उसके पहले आएगा। जैसे मान लीजिए हमने किसी को संबोधित करके कहा कि सुरेश, है ना। हमने संबोधन किया सुरेश खड़े हो जाओ। सुरेश खड़े हो जाओ। तो ये जो संबोधन किया हमने सुरेश को, वह कहाँ रखा जाएगा? वह सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले स्थान पाएगा। या जैसे अरे, अरे सूरज उग गया। मतलब सनराइज देखने जाना था, सूर्योदय देखने जाना था, कहीं घूमने गए, वहाँ कोई सूर्योदय पॉइंट है, वहाँ जाकर उगते हुए सूरज का नज़ारा देखना है। लेकिन जैसे ही सो के उठे तो देखा कि सूरज तो उग चुका है, अब तो वहाँ जाने का मतलब ही नहीं रहा। तो व्यक्ति क्या रिएक्शन देगा? अरे सूरज उग गया। सूरज उग गया मतलब क्या हुआ? हमारा वहाँ जाना व्यर्थ है। तो विस्मयादि बोधक, है ना। चलिए, इसी प्रकार वाक्य के जिस अंश पर
हमको बल देना है वह भी सबसे पहले स्थान पाएगा। तीसरी कंडीशन क्या जाएगी? पहली कंडीशन क्या है देखो मित्रों, पहली कंडीशन है हमारी कर्ता, कर्म और क्रिया इस रूप में क्रम सज्जित होगा, पद क्रम इस रूप में रहेगा। कर्म अगर नहीं होगा तो कर्ता और क्रिया ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई संबोधनवाचक और कोई विस्मयादि बोधक शब्द है तो वह वाक्य के अंदर सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या बताई मैंने कि जिस शब्द पर बल देना है वह सर्वप्रथम लिखा जाता है। एक वाक्य लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि मोहन स्कूल जाता है। ठीक, क्या लिखा हमने? मोहन विद्यालय जाता है। अगर इस वाक्य को हम ऐसे कर दें कि विद्यालय मोहन जाता है तो भी सही है। ये विद्यालय कौन जाता है? विद्यालय मोहन जाता है। तो यहाँ पर अब जोर किस बात पर आ गया? बल किस बात पर आ गया? विद्यालय पर आ गया। यहाँ पर किस बात पर था कि मोहन विद्यालय जाता है। दूसरे वाक्य में क्या हो गया? कौन जाता है भाई? विद्यालय। तो विद्यालय मोहन जाता है, तो विद्यालय मोहन जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? मोहन। तीसरी कंडीशन इसी में है कि जाता है मोहन विद्यालय, है ना? मतलब मन तो नहीं करता है लेकिन जाता है मोहन विद्यालय, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रिया पर जोर हो गया, यहाँ पर विद्यालय पर जोर हो गया, यहाँ पर मोहन पर जोर हो गया। तो आप जिस शब्द को बल देते हो, आप जिस शब्द पर जोर देना चाहते हैं, उस शब्द को आप सर्वप्रथम रखते हैं क्रम के अंदर। ये अगली महत्वपूर्ण बात आ जाती है। चलिए मित्रों, तो आपको क्रम समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे वाक्यों के प्रकार के बारे में। वाक्यों के प्रकार सामान्यतः आप जानते ही हो कि अगर हम रचना के आधार पर देखें तो 3 प्रकार हो जाते हैं। उसके अलावा भी जो वाक्यों के प्रकार हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले बिंदु पर चलते हैं हम लोग, वाक्य के प्रकार। देखो, वाक्य के 3 प्रकार हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये जो मिश्रित वाक्य है इसको हम मिश्र वाक्य भी कह देते हैं। तो आप मिश्रित वाक्य कह दो या मिश्र वाक्य कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हो गए वाक्य के प्रकार। लेकिन ये वाक्य के प्रकार किस आधार पर हैं? तो ये वाक्य के प्रकार हैं रचना के आधार पर। वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर। इसी प्रकार वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर भी होते हैं, और वो होते हैं 8। ये कितने हैं? 3। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार
होते हैं। तो ये जो अपना रचना के आधार पर वाक्य हैं, यहाँ से अपनी बात को शुरू करेंगे और उसको शुरू करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाक्यों के अंग हम किसको कहेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो हम जरा वाक्य के अंग की बात कर लें एक बार। वाक्य के अंग समझेंगे तब हम वाक्यों के प्रकार पर चलेंगे। तो वाक्य के अंग क्या है जो आपके सिलेबस में भी है, वाक्य के अंग। देखो अभी मैंने आपको बताया था पद क्रम के अंदर कि भाई सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, उसके बाद में हम क्रिया लिखेंगे। अगर मान लीजिए कर्ता का विस्तार है तो वो उसके साथ में आ जाएगा, कर्म का विस्तार है वह उसके साथ में आ जाएगा, क्रिया का विस्तार है वह उसके साथ में आ जाएगा, अगर पूरक है तो वह क्रिया से पहले आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो मुख्य जो अपना ढांचा है वो ढांचा क्या रहता है, अपना ढांचा रहता है कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें ध्यान रखिए ये जो कर्ता है और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। यानी वाक्य के अंग कितने माने गए हैं, वाक्य के अंग दो माने गए हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम कहते हैं जो कर्ता है उसको हम कहेंगे उद्देश्य, और उद्देश्य कर्ता के अलावा जितना कुछ भी है कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण, जितनी भी चीज़ें आती हैं शेष सभी, इन सबको हम कह देंगे विधेय। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ता है उस कर्ता को हमने उद्देश्य कह दिया, कर्म और क्रिया को हमने विधेय कह दिया। अब उद्देश्य क्या हुआ? वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि कर्ता और कर्ता का विस्तारक विधेय उद्देश्य कहलाता है। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। यानी जो कर्ता है वो कौन हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन कर्ता के अंदर मान लीजिए कर्ता का विस्तार आ जाए तो उसको कहाँ रखेंगे? तो ध्यान रखिए जब हम कर्ता को उद्देश्य कह रहे हैं तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक दोनों इसमें समाहित हैं। क्या मतलब निकला इस बात का? कि कर्ता एवं कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य है ना? तो विस्तारक के लिए अलग से अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो विस्तारक होगा वो अलग से हम उसको कैटेगरी में रखें, वो उसको उद्देश्य के अलावा हिस्सा माने। दूसरी बात, वाक्य में जो कर्ता होता है उस कर्ता की खास बात क्या होती है कि पूरा वाक्य उस कर्ता के बारे में कुछ सूचना देता है, कुछ जानकारी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा वाक्य जिसके बारे में सूचना दे रहा है, जिसके बारे में कुछ बता रहा है, जिसके बारे में जानकारी दे रहा है, उसे हम उद्देश्य कहेंगे। वाक्य जिसके बारे में जानकारी देता है वह उद्देश्य है। बात समझ में आती है? पहली चीज कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता है वह कर्ता ही उद्देश्य है ना? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य
वाक्य के दो अंगों में से एक अंग है, कर्ता को हमने उद्देश्य कह दिया। अब इस कर्ता के अंदर या उद्देश्य के अंदर हम किसको मानेंगे? हम कर्ता को भी मानेंगे और कर्ता का विस्तारक भी मानेंगे। कर्ता और कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य माना जाता है। और चूंकि एक वाक्य के अंदर जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के बारे में पूरा वाक्य कोई जानकारी देता है। तो पूरा वाक्य जिसके बारे में जानकारी दे रहा है वह कौन है? वह उद्देश्य है। चलिए, अब एक और चीज़ कि पूरा वाक्य जिसके बारे में जानकारी देता है वह तो उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य के अलावा बाकी चीज़ क्या कहलाती है? विधेय। तो हम यह भी कह सकते हैं कि विधेय जिसके बारे में जानकारी देता है वह उद्देश्य है। हम क्या कर रहे हैं? हम उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य जिसके बारे में जानकारी देता है वह उद्देश्य हो गया, लेकिन उद्देश्य तो कर्ता हो गया और उस शेष भाग में पूरे उसकी जानकारी हो गई, तो शेष भाग को हम विधेय कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विधेय जिसके बारे में जानकारी देता है वह उद्देश्य है। विधेय जिसके बारे में जानकारी देता है वह उद्देश्य है। ठीक, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उद्देश्य क्या चीज़ होती है। और एक बार जब हम उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो हमें फिर ये समझ में आना चाहिए कि विधेय क्या है। तो विधेय में अब तक तो हमें हमने समझ लिया कि पूरे वाक्यों को हम विधेय कहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हम विधेय में किस किस चीज़ को शामिल करते हैं जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले इसका एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। दो उदाहरण लेंगे रादर हम। पहला उदाहरण है आस्था सितार बजाती है। अब मैंने जो आपको बताया उसके हिसाब से कर्ता कौन हो गया? कर्ता हो गया आस्था, है ना? ये एक लड़की है और ये क्या कर रही है? ये सितार बजाती है। ठीक है, तो आस्था कर्ता हो गया, सितार कर्म हो गया, बजाना क्रिया हो गई और है सहायक क्रिया हो गई। ऐसी स्थिति के अंदर आस्था यहाँ पर उद्देश्य हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि मेरी चचेरी बहन आस्था सितार बजाती है, तो इनको आप किस में रखोगे? असल में आप इन सब को, मतलब मेरी चचेरी बहन आस्था को आप क्या कहोगे? आप इसको उद्देश्य कहोगे। और इसमें कर्ता आस्था है और ये सब क्या हो गया? ये कर्ता का विस्तार हो गया। तो इसको आपने पूरे को क्या कहा? आपने इसको पूरे को कहा, है ना, कर्ता पदबंध। विस्तारक जो भी होगा वह पदबंध कहलाता है। विस्तारक को ही पदबंध कहते हैं। संज्ञा का विस्तारक होगा तो संज्ञा पदबंध, विशेषण का विस्तारक होगा तो विशेषण पदबंध, क्रिया का विस्तारक होगा तो क्रिया पदबंध। और यहाँ पर अगर ये उद्देश्य का विस्तारक है तो हम इस सब को, है ना, उद्देश्य में मानेंगे और कर्ता पदबंध में मानेंगे, क्योंकि कर्ता का ये विस्तारक है। दूसरा अगर हमने लिया कि आत्मा नित्य स्वतंत्र है, तो यहाँ पर आत्मा क्या हो गया? आत्मा यहाँ पर हो गया उद्देश्य। और इसके बारे में जानकारी देने वाला जो पूरा शेष वाक्य है वह कौन हो गया? वह हो गया विधेय, है ना? गीता के अंदर जो दूसरा अध्याय है वह आत्मा के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करता है।
तो उसमें से ही हमने ये एक वाक्य ले लिया कि आत्मा नित्य स्वतंत्र है, यानी आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाली है। नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, अनित्य का मतलब होता है हमेशा नहीं रहने वाला। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आत्मा नित्य है और यह जो भौतिक जगत है यह अनित्य है, यह हमेशा नहीं रहेगा, इसमें धीरे धीरे क्षरण होगा और ये नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा नित्य है यानी एटर्नल है, हमेशा रहने वाली है, और स्वतंत्र है मतलब वो फ्री है, वो इस जगत इस सृष्टि से अलग है ना। पुरुष और प्रकृति की जो अवधारणा चलती है, पुरुष ईश्वर को माना गया है, प्रकृति उसकी शक्ति को माना गया है, ईश्वर की शक्ति को। तो अगर पुरुष होगा तो शक्ति होगी। ठीक उसी प्रकार ये जो आत्मा है यह भी पुरुष का ही एक अंश है, और पुरुष का अंश होने की वजह से ये स्वतंत्र है, जैसे ईश्वर स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा की जो व्याख्या है उसके अंदर नित्य और स्वतंत्र बताने का उद्देश्य क्या है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं नित्य स्वतंत्र, ये विधेय हो गया, किसके बारे में जानकारी दे रही हैं, आत्मा के बारे में जानकारी दे रही हैं। तो आत्मा क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्देश्य हो जाएगा। अब जरा हम विधेय के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विधेय क्या है। एक बार आप उद्देश्य को दोबारा देख लें। देखो वाक्य के अंग हैं दो, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। कर्ता को छोड़कर शेष जितनी भी चीज़ें वाक्य के अंदर आएंगी वो सब विधेय में आ जाती हैं। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता में केवल कर्ता शामिल नहीं होगा, कर्ता का विस्तारक भी शामिल होगा। यहाँ पर आस्था कर्ता है जो सितार बजाने का काम करती है, लेकिन इसका विस्तारक क्या हो गया, मेरी चचेरी बहन, है ना। तो मेरी चचेरी बहन आस्था, ये पूरा का पूरा जो कर्ता पदबंध है वह कर्ता पदबंध अब क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि वाक्य जिसके बारे में जानकारी देता है वह उद्देश्य है। और वाक्य से मतलब क्या है हमारा, अगर हम उद्देश्य को छोड़ दें, क्योंकि दो अंग मान लिए हमने वाक्य के, अगर हम उद्देश्य को छोड़ दें तो विधेय बचता है। तो विधेय जिसके बारे में जानकारी देता है वह उद्देश्य है, और इसी के अपन ने उदाहरण देखे थे। अब अपन चर्चा करेंगे कि विधेय क्या है। देखो विधेय की सबसे पहली चीज़ ये आती है कि उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा गया है वह विधेय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आस्था सितार बजाती है, ये बात हुई, या राम ने रावण को मारा, तो राम कर्ता हो गया, और उसके बाद में जो भी जानकारियाँ उस उद्देश्य के बारे में मिली है ना, कि रावण को मारा, यह क्या है, यह विधेय है। ठीक इसी प्रकार आस्था के बारे में क्या जानकारी मिली कि सितार बजाती है, तो सितार बजाती है, यह क्या हुआ, यह विधेय हुआ। चलिए इसमें हम किस किस चीज़ों को शामिल करते हैं। देखो विधेय में कर्म को लेंगे और कर्म के विस्तारक को लेंगे। कर्म लिया और कर्म का विस्तारक लिया। इसी प्रकार हम इसके अंदर क्रिया को लेंगे और क्रिया के विस्तारक को लेंगे। क्रिया और क्रिया का विस्तारक। अगली चीज लेंगे अपन इसके अंदर क्रिया विशेषण, पूरक, सहायक क्रिया इत्यादि। ठीक है, क्या मतलब निकला,
हमने केवल कर्ता को छोड़ दिया, कर्ता के अलावा कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विशेषण, पूरक, सहायक क्रिया इत्यादि, यानी विधेय में हम इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के अंदर जब प्रश्न बने और उसमें वो कह दे कि निम्न में से क्या चीज़ विधेय में नहीं है, तो अपने को देखना होगा कि कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कर्ता का विस्तारक, तो कर्ता का विस्तारक विधेय में नहीं आएगा क्योंकि हमने कर्ता के विस्तारक को उद्देश्य में माना। कर्ता भी उद्देश्य है और कर्ता का जो विस्तारक है पूरा पदबंध, कर्ता पदबंध, वह किस में चला जाएगा, वह उद्देश्य में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि विधेय में हम किन चीज़ों को लेते हैं और किन चीज़ों को हम शामिल नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने इस चर्चा को शुरू किया था वाक्य के प्रकार से। मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। हमें चूंकि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 प्रमुख प्रकार उनको पढ़ना था, इसके पहले हमने चर्चा की कि वाक्य के अंग क्या होते हैं और वाक्य के अंगों को समझने के लिए हमने वाक्य के क्रम को समझने का प्रयास किया था। ठीक, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार बताए उनमें साधारण, संयुक्त और मिश्र 3 प्रकार के थे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं साधारण वाक्य। पहला लिया अपन ने साधारण वाक्य। देखो साधारण वाक्य की सीधी सीधी चीज क्या होती है कि साधारण वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जिस वाक्य में एक कर्ता एवं एक क्रिया हो तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है साहब, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो तो उसे हम साधारण वाक्य कहेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे हमने कहा मोहन खाना खाता है। ठीक है, अब मोहन खाना खाता है, इसके अंदर मोहन कर्ता हो गया और खाना आपको पता है कर्म हो गया, खाता है क्रिया हो गई। तो एक मोहन हो गया यानी एक कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गई। इसको हम ये मान लेंगे कि यह एक साधारण वाक्य है। एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो मोहन है यह उद्देश्य है और शेष जो भाग है वह विधेय है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे भी हम साधारण वाक्य कहेंगे। तो जहाँ आपने ये लिखा है कि एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए उसको साधारण वाक्य कहेंगे। उसी के साथ में इस तथ्य को भी लिख लें कि साधारण वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक विधेय एवं एक उद्देश्य जहाँ हो वह साधारण वाक्य है। ठीक है, अब जैसे ये आपको पता है कि साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्रिया होगी। तो हमने कह दिया भाई ठीक है, मोहन खाना खाता है, सिंपल सेंटेंस से समझ में आ गई बात। एक कर्ता हो गया, खाना हो गया, क्रिया हो गई खाने की। अब मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, उस उदाहरण के अंदर हमने लिखा कि
सोहन अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा देखता है। इस वाक्य को आप क्या कहोगे? यह वाक्य एक साधारण वाक्य है, या यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो सोहन है कर्ता हो गया, फिल्म कर्म हो गया, देखता क्रिया हो गई, और है सहायक क्रिया हो गई। ठीक, अगर हमने इसमें ये और जोड़ दें कि मोहन का भाई सोहन अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा देखता है, तो अब यहाँ पे वाक्य का स्वरूप क्या आएगा? देखो, सोहन क्या हो गया? ये हो गया कर्ता, मोहन का भाई ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक, उसको एक्सपेंड कर रहा है, कर्ता को समझा रहा है ना। फिल्म में कर्म हो गया, तो अंग्रेजी क्या हो गया? अंग्रेजी एक तरह का विशेषण है, तो हम यहाँ विशेषण के रूप में नहीं लेंगे, हम यहाँ किस रूप में लेंगे? कर्म का विस्तारक। ये हो गया कर्म और ये हो गया कर्म का विस्तारक। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों कर्म पदबंध हो गए। इधर ये सब मिलकर क्या थे? मोहन का भाई सोहन, ये कर्ता पदबंध था। कर्ता पदबंध। ठीक, देखना क्या हो गया? देखना हो गया क्रिया, और ज़्यादा क्या हो गया? क्रिया की विशेषता हो गई, क्रिया विशेषण। लेकिन ज़्यादा को हम क्या कहेंगे? ज़्यादा को यहाँ पर क्रिया विशेषण न कहकर हम क्या कहेंगे? क्रिया का विस्तार। क्रिया का विस्तारक। इधर जो है ये क्या है? ये सहायक क्रिया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह वाक्य जो दिखने में इतना बड़ा है, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि कर्ता केवल एक है, करने वाला केवल एक है, और क्रिया कितनी है? क्रिया भी एक है। ऐसी स्थिति के अंदर यह जो वाक्य रखा जाएगा, यह वाक्य साधारण वाक्य में रखा जाएगा, क्योंकि एक उद्देश्य और एक विधेय, या हम कह सकते हैं कि एक कर्ता और एक क्रिया। तो इन नियमों के आधार पर अपने को, और इन उदाहरणों के आधार पर अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि हम साधारण वाक्य से हमारा क्या मतलब है। एक चीज़ अपने को और समझ में आनी चाहिए कि ये जो उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है। प्रायः कर्ता का मतलब क्या निकला? हमने लिखा, अभी नए पन्ने पर चलते हैं, देखो हमने लिखा कि सोहन खाना खाता है। ठीक है, सोहन खाना खाता है साधारण वाक्य है, एक उद्देश्य और एक क्रिया है। हमने कह दिया अभी सोहन यहाँ पर करता है, कर्ता यहाँ पर उद्देश्य का काम कर रहा है, लेकिन क्या उद्देश्य में कर्ता के अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं? क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि क्या उद्देश्य में, है ना, कर्ता के अलावा भी दूसरे कोई टर्म्स, दूसरी कोई चीज़ें आ सकती हैं क्या? तो बिल्कुल आ सकती हैं। ये पहला तो हो गया कर्ता कारक का। किसका उदाहरण है ये? कर्ता कारक। कर्ता कारक का उदाहरण है, कर्ता उद्देश्य के स्थान पर है, तो सोहन एक कर्ता है और वहां पर वो उद्देश्य का काम कर रहा है। अगला चीज हम लेते हैं कर्म कारक, यानी अब जो उद्देश्य होगा वह उद्देश्य क्या हो जाएगा? वह उद्देश्य कर्म के रूप में हमारे सामने आएगा।
पत्र कर देते हैं इसको। वाक्य है पत्र लिखा जाएगा। पत्र लिखा जाएगा के अंदर यह जो पत्र है यह कर्म कारक है। एक तरह से ये पैसिव वॉइस हो गया, है ना, कर्मवाच्य। हम लोग आगे चल के जब बात करेंगे कर्तवाच्य कर्मवाच्य तो आपको चीज़ और समझ में आएगी जब हम वाच्य की बात करेंगे। वाक्य का ही एक प्रकार है वो। तो यहाँ पर कर्म कारक किस रूप में आ रहा है? कर्म कारक उद्देश्य के रूप में आ रहा है ना। पत्र को लिखा जाएगा, है ना, पत्र को लिखा जाएगा। तो पत्र यहाँ पर कर्म कारक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ कर्म के अलावा और क्या ले सकते हैं हम लोग? करण को भी हम लोग यहाँ पर उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। करण कारक किस रूप में? उद्देश्य के रूप में। बीमार से चला नहीं जाता। जो बीमार है वो चूंकि उसके बुखार है, कमज़ोरी है, इसलिए वो चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता। अगर हम उसको कहेंगे ले हमारे साथ में घूमने चल, तो वो नहीं चलेगा, वो कहेगा नहीं साहब मुझसे नहीं चला जाता। तो बीमार से चला नहीं जाता। तो बीमार से शब्द जो है यहाँ पर क्या हो गया? आपको पता है कि यह करण कारक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में संप्रदान कारक भी उद्देश्य के रूप में हमारे सामने आ सकता है। संप्रदान कारक, ठीक है। इसका उदाहरण लेते हैं। देखो, न्यायाधीश को यही सजा देते बना, है ना। भाई न्यायाधीश को यही सजा देते बना। तो न्यायाधीश को परसर्ग से आपको समझ में आ गया कि यह संप्रदान कारक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि उद्देश्य के स्थान पर कर्ता, हमने लिखा भी कर्ता का मतलब, उद्देश्य का मतलब क्या है? कर्ता है। लेकिन कर्ता के अलावा भी अलग अलग ऐसे पद हैं जो कि उद्देश्य के रूप में आ सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हमने कर्म को देखा, करण को देखा, संप्रदान को देखा। देखो, जो संज्ञाएं होती हैं वह भी उद्देश्य के रूप में आ सकती हैं, और संज्ञाओं के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जितने भी तरह आपके वाक्य होंगे वह आप संज्ञाओं से जोड़ सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि लड़का सोया, लड़का सोया, तो लड़का आपको पता है संज्ञा है। अब हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया सर्वनाम को, सर्वनाम, वे पढ़ते हैं। तो वे यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। लेकिन कैसा उद्देश्य है? सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ पर उद्देश्य का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण, विशेषण भी उद्देश्य के रूप में आ सकता है। विशेषण, जैसे मान लीजिए चतुर, सर्वत्र सम्मान पाता है। जो चतुर व्यक्ति है वो अपनी चतुराई के कारण सब जगह सम्मान पाता है। तो चतुर शब्द क्या हो गया? चतुर शब्द अपने आप में आप जानते हो विशेषण है। तो ऐसी स्थिति में यह जो विशेषण है यह उद्देश्य का काम कर रहा है। इसी प्रकार कभी कभी कोई वाक्यांश भी उद्देश्य का काम करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं,
उसका आना, है ना, उसका आना रमेश को पसंद नहीं, है ना। तो रमेश को क्या पसंद नहीं है? उसका आना। तो उसका आना क्या है? उसका आना अपने आप में एक वाक्यांश है जो यहाँ पर उद्देश्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो यह उद्देश्य और इसके बारे में जानकारी क्या मिल रही है? विधेय से जानकारी मिल रही है। तो उसका आना यहाँ पर एक वाक्यांश है। चलिए, केवल वाक्यांश ही नहीं, एक संपूर्ण वाक्य भी उद्देश्य हो सकता है। एक संपूर्ण वाक्य वह भी उद्देश्य हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए तब वह क्या हो जाएगा? तब वह इस साधारण वाक्य के अंदर नहीं आएगा, वह मिश्र वाक्य का एक भाग बनकर आएगा। मिश्र वाक्य के अंदर एक पूरा जो सेंटेंस होगा वह पूरा सेंटेंस अपने आप में उद्देश्य बनकर आता है। अब हम बात करेंगे कि उद्देश्य का विस्तार कैसे कैसे संभव है, और उद्देश्य के विस्तार के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। उद्देश्य का विस्तार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको जो जानकारियाँ दे रहा हूँ यह जानकारियाँ आपके लिए नई होंगी, काम की होंगी और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हो सकता है कि कहीं पर कुछ व्यतिक्रम हो, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों से आपके लिए जो नोट्स हैं वो बना कर लाता हूँ। साधारण तरीके से पढ़ाना मुझे कम पसंद है, इसलिए हो सकता है कहीं पे मामला क्लिष्ट हो जाता हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो को आप 2 बार देख लें, आपको चीज़ समझ में आएगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उद्देश्य का विस्तार हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमने साधारण रूप से पढ़ा है कि जो उद्देश्य होगा उसके आगे विशेषण लगा दो तो वह उसका विस्तार हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सीमित अर्थ है मित्रों। इसके अलावा बहुत सारे तरीक़ों से हम उद्देश्य का विस्तार कर सकते हैं, जिसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अपने मित्र के सोनी को आप अनुमति दीजिए मित्रों। नमस्कार।